नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत भरा जो है वो तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने काफी जो है लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी को जो है मंजूरी दे दी है। अब कितनी बढ़ोतरी हुई है, इस बढ़ोतरी से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी और पेंशन, एकदम आसान भाषा में इसको जो है जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अब एक बड़ा सवाल ये आ गया कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो है वो मर्ज कब तक होगा। तो चलिए पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरे विश्लेषण में जो है शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो चलिए आज के शो में सबसे पहले 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को जो फायदा पहुंचने वाला है उसकी जो है सबसे पहले बात करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की नई वार्निंग और भविष्यवाणी, और अंतिम में चर्चा करेंगे 81 बॉन्ड्स पर आए लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। प्रवीण सर, लंबी छुट्टी के बाद आपका आगमन हो रहा है सर। मनी सेंट्रल में आपका बहुत स्वागत है। आप नहीं थे, उसके बीच जो आपके द्वारा ही निर्देशित जो है हम लोगों ने जो है सबसे पहले खबर की, आफ्टर एफएनपीओ 3.25 फिटमेंट फैक्टर के बाद 3.833 का जो है फिटमेंट फैक्टर का जो है डिमांड रखी गई सर। उसके बाद कहा गया कि चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं इस बीच में डीए ना आप खा जाइए। सरकार ने उस पर भी जो ऐलान कर दिया 2% के आसपास के डीए की बढ़ोतरी भी हो गई। तमाम खबरों को जो है आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अब 60% जो डीए हो गया सर उसको पहले समझाइए, और पहले जो है आपसे कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता आपको देखना सुनना चाहती है 8वें वेतन आयोग के मामले पर। जो 3.833 वाला जो मामला है उससे शुरू कीजिए, फिर डीए पे आएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो NCJCM है उन्होंने फाइनली अपना जो एक मेमोरेंडम है वो सरकार या 8th पे कमीशन के सामने अपना जो प्रस्तुत कर दिया है, उसमें 15 पेज की जो एक पूरा मेमोरेंडम है उसमें सबसे बड़ी मांग और मैं कहूँगा असाधारण तौर पर इसमें फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की बात कही गई है। अब तक जो अधिकतम डिमांड थी वो 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की थी, लेकिन अब जब ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें जो मसले तय हुए और फिर जो लिस्ट बनाई गई तो उसमें 3.83 के जो है फिटमेंट फैक्टर को की डिमांड की गई है। इसको रेशनल बताया गया है कि ये जायज़ है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, फैमिली यूनिट को 3 से 5 करने की बात है, और उस हिसाब से देखें तो 18,000 रुपये जिसकी सैलरी है न्यूनतम वेतन, वो सीधा बढ़कर विशाल 69,000 रुपये पर पहुंच जाएगा। और अगर ओवरऑल कैलकुलेशन देखें जो शिव गोपाल मिश्रा के हिसाब से जो वो बता रहे हैं, तो जो सबसे न्यूनतम वेतन वाला कर्मचारी है, एक चतुर्श्रेणी का कर्मचारी जो है, उसकी अगर आप देखेंगे तो उसका वेतन भी 90-95 हज़ार यानी तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास एक सबसे छोटे कर्मचारी का, जिसमें अर्दली चपरासी जैसे समझ रहे, सबसे पहली जो बहाली हो, पहली नौकरी लगे तो लाख रुपए की नौकरी लगेगी। तो बिल्कुल, तो वो अगर 1 लाख रुपए की सैलरी अगर एक अर्दली, एक चपरासी या चतुर्श्रेणी कर्मचारी की होती है तो ये एक बड़ा इजाफा होगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन में। और इसी को अब जब आगे बढ़ाया जाएगा, जब राज्य सरकार लेकर जाएंगे, तो आप समझिए कि करोड़ों जो है केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा फायदा विशाल यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सर, अब दूसरी कहानी पर आते हैं। डीए वाला मामला बड़े लंबे समय से हम लोग मनी सेंटर में भी इस बात को कोशिश कर रहे थे समझने की, क्यों नहीं सरकार दे पा रही है। कहा जा रहा था पहले कि होली के बाद मिल जाता है, अप्रैल का मध्य आ गया, लेकिन सर इसी बीच जो है सरकार ने ऐलान किया 2% का शायद इजाफा किया गया ना सर। क्या है ताज़ा अपडेट, वो भी समझाइए। नहीं, बिल्कुल, सरकार ने इसमें बिना वजह हीला हवाली की, बिना वजह लेट लतीफ़ी सरकार की हुई। जब कर्मचारियों ने आंदोलन का मन बना लिया कि अब हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, आप जो होली के आसपास जो चीज़ मिल जानी चाहिए थी उसको आप आगे खींच कर लेकर आ गए, और अभी पिछले हफ्ते के आखिर में सरकार ने इसका ऐलान किया कि 2% जो है वो डीए बढ़ाकर 60% हो गया। तो जाहिर तौर पर ये फैसला सरकार पहले भी ले सकती थी। आप एरियर आपको देना ही पड़ेगा 1 जनवरी 2026 से। अब किन वजहों से सरकार इस चीज़ को होल्ड की रही समझ में नहीं आता, लेकिन ये एक बड़ा डिसीजन है जो पहले ले लेती सरकार तो ज़्यादा बेहतर रहता विचार। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, डीए मर्जर की बात जो है अब उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले जो है वेतन आयोग के समय में भी बातें ऐसी आई थी कि 50% जैसी भी जो होगा डीए उसको हम लोग मर्ज कर देंगे। अभी फिर से सुगबुगाहट आ रही है। आप कितना इससे जो है सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या है पूरा मामला, इसको भी समझाइए। नहीं, देखिए, माना ये जा रहा है, जैसा NCJCM के जो कन्वीनर हैं उनका जो कहना है वो ये कह रहे हैं कि जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें ये पूरा का पूरा जो है वो डीए जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा, और इसका
सीधा फ़ायदा फिर आपका बेसिक सैलरी पर दिखाई देगा, और वहाँ से फिर अगर जब आप इसको जी। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो वहीं से ये फिगर आता है कि जो सबसे छोटा जो कर्मचारी है, एक एचआरए और बाकी चीज़ें जब आप जोड़ देंगे, तो तकरीबन 90-95 हज़ार ठीक रुपए है। की सैलरी यहाँ पे आएगी। तो एक तरह से मर्ज वहाँ पे डीए को करने की बात, 8th पे कमीशन की जब सिफारिशें लागू होंगी, उसके साथ यहाँ पे मर्जर की बात कही जा रही जी। है। अंतिम सवाल सर, 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड ये पूछना चाहूँगा। बहुत गहमा-गहमी स्टार्ट हो गई, 3.83 फिटमेंट फैक्टर, फिर 2 लोगों की तैनाती भी हुई है, फिर खबरें आ रही हैं कि अब सभी लोगों की जो है बैठक हो सकती है सर। कोई ताज़ा अपडेट सर, कब मुलाकात होगी? क्या कुछ आगे बढ़ती हुई दिख रही नहीं, है गाड़ी? अभी तो देश भर के अलग-अलग जो ख़ास तौर पे राजधानी जो राज्यों की हैं, वहाँ पे बैठकों का सिलसिला शुरू होने वाला है। 24 अप्रैल को देहरादून में जो बैठक है, जो केंद्र सर जो 8वें वेतन आयोग जी। के सदस्य हैं, वो जाकर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। फिर पुणे में बैठक है, मुंबई में भी बैठक की बात है, दिल्ली में भी बैठक होगी। तो अब कंसल्टेशन की दरअसल एक व्यापक प्रक्रिया यहाँ पे शुरू 8th पे कमीशन कर रहा है। उसके बाद कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, या एनसीजेसीएम की जो मेमोरेंडम गया है, उसके बाद उनके साथ कब बैठक होगी, ये सब अब देखने वाली बात होगी विशाल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर जो है बड़ा दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर ट्वीट कर कर कहा कि उन्होंने साल 2002 में अपनी किताब रिच डैड्स प्रोफेंसी में जो है जिस आर्थिक संकट की चेतावनी दी थी वो अब 2026 में सच होती हुई नजर आ रही है। प्रवीण सर, क्या 2026 में फटने वाला है क्या महाबुलबुला, या फिर से जो है इतिहास की सबसे बड़ी मंदी आने वाली? आपसे समझने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी साहब का मामला भी जो है हम लोग जो है मनी सेंट्रल में जो है बिल्कुल। समझने की कोशिश करते हैं। ताज़ा वार्निंग या भविष्यवाणी क्या है सर? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने ट्विटर पर जो है इस बात को लिख दिया बार-बार। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले कुछ वक्त को देखेंगे, जब से मार्केट्स में जो है वो उथल-पुथल मची हुई है, जी। वो बार-बार, और पिछले साल से ख़ास तौर पे जब से गोल्ड और सिल्वर में रैली दिखाई दी, रॉबर्ट कियोसाकी बार-बार इस चीज़ को बताते हैं कि साहब आप सिल्वर में चूक गए, आप चांदी में पैसा लगाइए, बिटकॉइन में पैसा लगाइए, रियल जो असेट्स हैं, रियल एस्टेट है, उनमें पैसा लगाइए, और जो पेपर फॉर्म में जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, ये आपको लेकर डूब सकते हैं, मार्केट्स पूरी तरह क्रैश हो सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो रिच डैड प्रोफेसी है, उसमें उन्होंने 2002 में ही इस बात का जिक्र कर दिया था कि एक बड़ा मार्केट क्रैश होने वाला है। जी। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी तकरीबन होती हुई दिखाई दे रही है। और जो मंदी आने वाली है विशाल, उनका सबसे बड़ा कंसर्न। जो बात उन्होंने कही है, जो ध्यान खींचती है, वो ये है कि ऐसी मंदी दुनिया में आने वाली है जो अब तक कभी नहीं आई, इतिहास में कभी इस तरह की मंदी नहीं आई अब तक। अगर हम जो जानते हैं, वो 1929-30 की जो मंदी थी अमेरिका की आई हुई, उस मंदी को सबसे बड़ी मंदी दुनिया की माना जाता है। उसके बाद 2008 की मंदी आई, लेकिन वो उस लेवल की नहीं थी। 1930 की महामंदी जो है, उसको सबसे बड़ा माना जाता है। तो अब उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया एक बड़े मंदी के खतरे से जूझ रही है, और इन्वेस्टर्स अगर बुद्धिमानी से काम नहीं लेंगे तो अपना पूरा पैसा गंवा सकते हैं विशाल। जी, उनके मुताबिक सर ये भी कहा गया कि अमेरिका से लेकर टोक्यो तक जो है आर्थिक गिरावट की जो है संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। और किन जगहों का और जिक्र किया प्रवीण सर, ये भी हम समझना चाहेंगे। दुबई, लास वेगस, टोक्यो, न्यूयॉर्क सिटी, मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर जो है उन्होंने असर की बात कही है। तो मतलब सब जगह तो दिक्कत है ही सर। जिस तरह से जो वॉर के कंडीशंस देखने को मिले, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ दिखेगा। नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट उसका पड़ता हुआ दिखाई देगा। और उनका कहना ये है कि ये मंदी की आहट शुरू हो गई है, मार्केट्स में क्रैश जो है वो अलग अलग जगह, चाहे जापान हो या यूएस हो, वहाँ पे दिखाई देने लगा है। और ख़ास तौर पर उन्होंने इन्वेस्टर्स को विशाल सचेत किया है कि आप जो है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को लेकर उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं जी। वो फाइनेंशियली जो है वो अवेयर नहीं है, या उनमें वित्तीय जो साक्षरता है या समझबूझ है उसकी कमी है। और इसी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट के फैसले आम जो इन्वेस्टर करते हैं, वो गलत फैसले कर लेते हैं, और उसका खामियाजा फिर बाद में भुगतना पड़ता है। तो कुछ बड़ी जो चेतावनी है, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग से भी जुड़ी बातें कही हैं उन्होंने, इन सब का उन्होंने जिक्र यहाँ पे किया है विशाल। जी। तो
पर जैसा कि प्रवीण सर भी कह रहे हैं कि मौका ऐसा नहीं कि गया है, वो कह रहे हैं कि सही स्टडी करें, सजग रहें और मौके को जो है पहचानें, तभी जो है आप जो है इस क्रैश में भी विनर बन सकते हैं। और जैसा कि उनका पहला सर रटा रटाया सर जो है कि कहाँ निवेश करने की सलाह है, तो गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन, ये तीनों चीज़ों पर अभी भी वो अडिग हैं, कह रहे हैं कि यहीं जो है वो पैसा बनता हुआ भी दिख रहा है। जाते जाते सर आपसे एक लेटेस्ट अपडेट जानना चाहेंगे, जिस वर्ल्ड क्राइसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशंस और वॉर के हालात अभी भी देखने को मिल रहे हैं, ताज़ा अपडेट क्या है सर लड़ाई को लेकर? क्या थमती हुई नज़र आ रही है? आपको लग रहा है कि नरमी आएगी या नहीं? नहीं, देखिए विशाल, मुझे लगता है कि नरमी आएगी, एक बात, जंग रुकेगी, क्योंकि अब जो स्थितियां बन रही हैं, अमेरिका ने अब बड़ा प्रेशर एक बना दिया है अपनी एक टीम को, जो जी। विटकॉफ हैं, जो ट्रेड एडवाइज़र हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के, उसके साथ ही जो उनके दामाद हैं जेred कश्नर, वो और जेडी वेंस, तीनों लोग जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक ये कहा गया है कि उनकी तरफ से अभी कोई नहीं जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पिछले हफ्ते जो आसिम मुनीर हैं उनकी ईरान का दौरा हुआ था, वहाँ वो तमाम जो उच्च पदाधिकारी हैं, चाहे आपके अब्बास अरगची हो या बाकी के लोग हों, जी। उनसे मुलाकात की होगी। साफ तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्देश उनको होगा कि किसी भी तरह से आपको ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना है, किसी भी तरह से डील को कराना है। जी। और पाकिस्तान पूरी इसी कोशिश में लगा हुआ है ईरान को मनाने और राजी करने में। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात की धमकी दे चुके हैं कि अगर ये डील अब नहीं हो पाई तो हम पावर प्लांट हो या बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पुल, उसको किसी को ईरान में छोड़ेंगे नहीं। तो जाहिर तौर पर मुझे ये लगता है कि अब जो बैठक होगी उसमें कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। असेट को जो ईरानियन जी। असेट्स हैं उनको अनफ्रीज करने की बात है, हो सकता है अमेरिका वहाँ पे अनफ्रीज कर दे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वक्त था जब यस बैंक का नाम जो है देश के जो है तेजी से बढ़ते बैंकों में लिया जाता था, लेकिन 2020 में हालात इतने बिगड़ गए कि बैंक डूबने की कगार पर पहुंच गया। उसी समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है बीच में आकर एक बड़ा और सख्त जो है फैसला लेना पड़ा। बैंक को बचाने के लिए 81 बॉन्ड्स को पूरी तरह खत्म, यानी जो समझिए कि राइट ऑफ कर दिया गया। इस कदम से हजारों निवेशकों का पैसा डूब गया और यहीं से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई, जो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच चुकी। अब क्या है ताज़ा अपडेट, क्या है नया फैसला, प्रवीण सर से जो है समझने की कोशिश करते हैं। 81 बॉन्ड्स का मामला है सर। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सर एस बैंक की तो बात की ही थी, HDFC बैंक का भी मामला हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, कैसे दुबई में जो है फ्रॉड किया गया, उससे जो है खामियाजा देखने को मिला, और फिर अतानु चक्रवर्ती वाला पूरा मामला हम लोगों ने समझा था। लेकिन ताज़ा अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या आ रहा है, इससे जो है कहानी की शुरुआत करिए। नहीं, देखिए 81 बॉन्ड जो हैं वो लगातार भारत में कम से कम बड़े विवाद का केंद्र शुरू से बने हुए हैं, जब से लोगों ने इनको जानना समझना शुरू किया। और शुरुआत येस बैंक के साथ ही हुई। जब क्राइसिस में बैंक फंसा, मोरेटोरियम RBI ने लगाया, बैंक के बोर्ड को सुपरसीड किया, उस पर कंट्रोल किया, और उसके बाद SBI की जो अगुवाई में एक पूरा बैंकों का कंसोर्शियम आया जिन्होंने पैसा लगाया, और येस बैंक को तब बचाया गया बहुत मुश्किल से। उस वक्त एक बड़ा फैसला येस बैंक ने जो 8,500 करोड़ के, तकरीबन 8,500 करोड़ के जो 81 बॉन्ड जारी किए थे, उसको लेकर बैंक ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और इसके इन्वेस्टर्स को इस जो फैसला लिया गया उसमें उनको एक बड़ा झटका लगा। येस बैंक ने अपने पूरे जो 8,500 करोड़ के तकरीबन के 81 बॉन्ड थे उनको राइट ऑफ कर दिया। इससे इन्वेस्टर्स में जिन्होंने इसमें पैसा लगाया था उनमें बड़ी खलबली मच गई जी। और फिर बाद में ये केस चला गया अदालत में। ठीक है। इस मामले में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दो तर्क विशाल मोटे तौर पर थे। एक तो इन्वेस्टर्स का तर्क ये था कि ज़्यादातर जिनमें HNI और दूसरे इन्वेस्टर्स थे, उनका ये कहना था कि साहब एक तो उनको मिसलीड करके यानी गुमराह करके ये 81 बॉन्ड बेचे गए, मिस सेलिंग वाला मामला। मिस सेलिंग की बात हुई। दूसरी बात ये थी उनका ये तर्क, जब कोर्ट चीज़ें गई तो उनका ये तर्क था कि साहब जो आफत डाली गई वो हमारे सिर पे क्यों डाली गई, जो इक्विटी इन्वेस्टर थे या इक्विटी होल्डर्स थे पहले उनके ऊपर आफत होनी चाहिए थी। किसी भी तरह का अगर आपको राइट ऑफ करना है या बैंक अगर किसी परेशानी में था तो पहले आफत वहाँ डालनी चाहिए थी बॉन्ड होल्डर्स के ऊपर, या उनको नुकसान बाद में दिया जाना चाहिए था। जबकि बैंक ने ये किया कि इक्विटी होल्डर्स को बचाया और
जो 81 बॉन्ड होल्डर हैं, यहाँ पे इनको जो है उनका पूरा 8,500 करोड़ रुपए के आसपास पैसा जो वो सफाया कर दिया। इसी चीज़ को लेके बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि यस बैंक का जो 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने का फैसला था वो गलत था, वो गड़बड़ फैसला था विशाल। अब सुप्रीम कोर्ट बात आई और सुप्रीम कोर्ट गया कौन? बैंक गया, सरकार गई, आरबीआई गया। तीनों लोग एक पक्ष के साथ पहुंचे और इन्वेस्टर दूसरे पक्ष के साथ। इनका 3 लोगों का ये कहना था, सरकार, आरबीआई और यस बैंक का, कि साहब ये जो फैसला हुआ है राइट ऑफ करने का, ये फैसला सही था। जो कंप्लायंस के जो नॉर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके मुताबिक ये फैसला था। इन्वेस्टर्स का कहना है साहब हमको मिसलीड किया गया और पहला खामियाजा, अगर बैंक किसी क्राइसिस में था तो उसका पहला खामियाजा उठाना चाहिए था इक्विटी होल्डर्स को। तो कुल मिला के इस पूरे मामले की सुनवाई खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहाँ पे रिजर्व कर लिया है, वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया है। जल्दी ही इस मामले पे फैसला आ सकता है। बैंक का ये कहना है कि कोई मैटेरियलिस्टिक जो है फाइनेंशियल उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये फैसला इन्वेस्टर्स के हक में आता है तो बैंक के लिए सीधे सीधे 8,000 करोड़ रुपए, 8,500 करोड़ रुपए की जो है वो लायबिलिटी पैदा हो सकती है विशाल। यस बैंक ने कहा कि आने वाले तिमाहियों में जो है इसका असर भी जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन सर 81 बॉन्ड्स का मामला है सर, तो 81 बॉन्ड्स हमारे अगर किसी भी व्यूअर के लिए अगर नया हो तो हम आपसे समझना चाहेंगे सर, ये पूरा 81 बॉन्ड्स है क्या? समझाइए बहुत ही आसान भाषा में। नहीं, देखिए 81 बॉन्ड्स को परपेचुअल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ऐसे बॉन्ड हैं जिनमें सामान्य एफडी या दूसरे बॉन्ड्स के मुकाबले ज़्यादा यील्ड या इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा जोखिम भरे भी होते हैं। बैंक पर अगर कोई आफत आती है, अगर कोई बैंक किसी मुश्किल में फंसता है, तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि या तो वो इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दे और या फिर इनको राइट ऑफ कर दे। राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि अगर 10 रुपये के 81 बॉन्ड जारी किए गए थे तो बैंक इन पूरे 10 रुपये को ख़त्म कर सकता है कि किसी की कोई बैंक की कोई देनदारी किसी पे नहीं है, ये बॉन्ड खत्म है। तो इसको लेके पूरे सेट नियम है आरबीआई के और इसीलिए बहुत इनको जोखिम भरा माना जाता है और ऐसे इन्वेस्टर जो जोखिम लेने की हैसियत रखते हैं वही इनमें पैसा लगाते हैं। लेकिन 2 मामलों में ऐसा हुआ है जबकि 81 बॉन्ड्स की मिस सेलिंग के मामले या मिसलीड करके इनको बेचे जाने का मामला आया है। एक तो यस बैंक और दूसरा एचडीएफसी बैंक। यस बैंक में पहले आया और उसके बाद एचडीएफसी बैंक में भी सेम चीज़ आई कि आपने अपने कस्टमर्स को इस बात की जानकारी ही नहीं दी कि ये बॉन्ड ऐसे हैं जहाँ पे कि आपका पूरा का पूरा पैसा जो आप लगा रहे हैं वो खत्म हो सकता है। तो कुल मिला के विवादों के केंद्र में 81 बॉन्ड हमेशा से रहे विशाल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मोबाइल यूजर्स को एक बार फिर से जो है बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप हर महीने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो फिर जो है अब आपको पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। असल में देश की बड़ी जो है टेलीकॉम कंपनियों ने चुनिंदा प्लान्स के जो दाम हैं बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कुछ प्लान तो महंगे हुए हैं तो कुछ जो है पुराने जो सस्ते प्लान थे वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रवीण सर कई जगह जो है बेनिफिट्स भी कम कर दिए गए हैं। सर हम लोग तो जो चर्चा कर रहे थे आपसे भी सुनने को मिल रहा था सर कि इलेक्शन तक रुक जा विशाल, उसके बाद जो है अपसाइड डाउन देखने को मिल सकता है, मतलब बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। सर अभी इलेक्शन की तो सुगबुगाहट ही थी, चुपके से एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और तमाम, अब तो देखिए लिस्ट लंबी बढ़ती हुई चली जाएगी सर। नहीं बिल्कुल, तीनों जो बड़ी कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर की, तीनों ने इस तरह का फैसला लिया और ये एक स्टेप है विशाल, जो कंपनियां आगे अब जो फैसला ले सकती हैं रिचार्ज को महंगा करने का, उसकी ये पहली मतलब कड़ी की चीज़ है, या कहें कि ये शुरुआत इसकी यहाँ पे नींव रख दी गई है। इलेक्शन के बाद फुल फ्लेजेड तौर पर रिचार्ज महंगे ये कंपनियां कर सकती हैं। तीनों की तीनों कंपनियां शामिल हैं, एयरटेल भी शामिल है इसमें, वोडाफोन आइडिया भी शामिल है और जियो भी शामिल है। तो एक एक स्टेप करके अभी जो एंट्री लेवल के जो लंबी वक्त के प्लान हैं वहाँ से एयरटेल ने इस चीज़ की शुरुआत की है। कुछ जो पर्क्स हैं ओटीटी के और उस तरह की चीज़ें उनको ख़त्म किया है। तो कुल मिला के ग्राहकों के सिर पर अब बोझ पड़ने की तैयारी यहाँ से शुरू होती दिखाई दे रही है। चलिए, अब एयरटेल वाले जो प्लान में बढ़ोतरी हुई इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए एयरटेल ने अपने 84 दिन वाले जो पॉपुलर प्लान उसमें बदलाव किया। पहले ये प्लान 859 रुपये में आता था, लेकिन अब इसकी कीमत जो है बढ़कर 899 रुपीज़ कर दी गई है। इसके साथ ही कंपनी ने 799 रुपये वाला प्लान
हटा दिया है, यानी अब यूजर्स के पास सस्ते जो ऑप्शंस हैं वो कम हो गए हैं और उन्हें अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। और जो प्रवीण सर कह रहे थे कि बेनिफिट्स वाली बात, उसको भी समझिए। देखिए, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो कीमत बढ़ने के बावजूद इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। यूजर्स को अभी भी रोज जो है प्रवीण सर 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS मिलते थे। प्लान की वैलिडिटी भी 84 ही रखी गई, यानी यूजर्स को वही सेम सर्विसेज के लिए जो है 50 रुपये जो है ज़्यादा देने पड़ सकते हैं सर। ये है ताज़ा अपडेट एयरटेल का। लेकिन सर, इसकी कल कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक कहानी की थी सर, जिसमें कहा गया था कि ड्यू टू वॉर जो है कुछ जो है इक्विपमेंट्स जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसका जो है सप्लाई चेन क्राइसिस की वजह से जो है वो जो इक्विपमेंट हैं या टेलीकॉम जो है चलाने वाला के लिए वो चीज़ें नहीं आ पा रही, उस वजह से इनको भी दिक्कत देखने को मिल रही है। क्या ये भी एक बड़ा वजह माना जाए सर, जिस वजह से जो है, या सिर्फ और सिर्फ आरपू बढ़ाने की नहीं, जद कहा सीधा मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी वजह जो है वो आरपू का है की है, और दूसरी बड़ी चीज़ है 5G का एक्सपेंशन, जहाँ पे कि कंपनियां भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। सीधा जो पिछले काफ़ी वक्त से कंपनियां अपने आरपू को या इस लेवल से जहाँ पे हैं कंपनियां वहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी, और उसके लिए माना ये जा रहा था कि इनको कंपनियों को अपना जो प्लान्स हैं उसको महंगा करना पड़ेगा, टैरिफ यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, और कंपनियों ने अब धीरे से उसका चक्का घुमाना विशाल शुरू कर दिया है। चलिए, वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए अब सरकार जो है सख्ती से पेट्रोल और डीजल पर जो है डिपेंडेंसी कम करने वाली है। इसके लिए अब सरकार फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। फ्लेक्स फ्यूल यानी कि ऐसा फ्यूल जिसमें एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा और पेट्रोल की मात्रा कम। देखिए, अभी का क्या डेटा है, अभी भारत में फिलहाल E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग लागू है। सरकार इस 20% को 85% करना चाहती है। इसके पीछे के तर्क की बात की जाए तो कार्बन एमिशन को कम करने के उद्देश्य और पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम करने के मकसद से फैसला लिया जा सकता है। प्रवीण सर, आज यानी 20 अप्रैल को वर्किंग ग्रुप की बैठक होनी है। बैठक जो है दोपहर 3:30 बजे के आसपास होगी, और सर इस बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि E85 फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को जो है पूरे देश में कैसे लागू किया जाए, इसके रोड मैप और इसके जो है चैलेंजेस को लेकर आज बैठक में बातचीत हो सकती है। पूरा मामला सर एथेनॉल ब्लेंडिंग का है सर। E20 हम लोग तमाम गाड़ियों में देखते आ रहे हैं। क्या सर वो जो स्टिकर है E20 का बहुत जल्द E85 का हो जाएगा क्या? ये देखिए, E20 को जब सरकार ने लागू किया था तब उसको लेकर भी बड़ी भारी भरकम रार छिड़ी थी। बड़ा जो कंज्यूमर हैं या जो गाड़ी चलाते हैं जिनके पास पेट्रोल व्हीकल हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा रिबटल आया था कि साहब हमारी गाड़ियों में परेशानी हो रही है, हमारी गाड़ी जब कंप्लाइंट ही नहीं है, इंजन जो है वो E20 कंप्लाइंट नहीं है, उसमें आप आखिर कैसे ज़बरदस्ती इस तरह का तेल डाल सकते हैं। बात ये भी आई कि आप क्यों नहीं एक ऑप्शन देते हैं जहाँ पे कि जो चाहे वो E20 डलवा ले, जो न चाहे वो अपना नॉर्मल पेट्रोल डला ले। लेकिन सरकार ने इस चीज़ को माना नहीं, तमाम तर्क खारिज किए गए, और सरकार की तरफ से कहा गया कि ज़्यादातर व्हीकल जो आ रहे हैं नए वो E20 कंप्लाइंट हैं उनके इंजन। लेकिन आप समझिए कि नई गाड़ियां बहुत जो लोगों ने खरीदी भी हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियां भी तमाम लोगों के पास हैं और उसमें इंजन के साथ दिक्कतें, इस तरह की बातें सामने आई। अब सरकार अगले लेवल का काम कर रही है, और अगले लेवल का काम ये है कि E20 नहीं, अब 85% जो आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदने जाएंगे तो उसमें 85% होगा एथेनॉल और 15% होगा सिर्फ पेट्रोल जी। अब क्या 2-3 सवाल बड़े पैदा होते हैं विशाल। क्या सरकार जब 85% एथेनॉल आपको देगी 1 लीटर तेल में, तो उसमें क्या उसकी कीमत को कम किया जाएगा? क्योंकि आप जाहिर बात है कि पहले 100% पेट्रोल मिलता था तो उसकी आप कीमत लेते थे उसमें एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा के। अब जब आप 15% ही पेट्रोल देंगे, 85% एथेनॉल देंगे, तो क्या सरकार यहाँ से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस या पेट्रोल के प्राइसेस यहाँ पे कम करने का फैसला करेगी? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या देश में E85 जो कंप्लाइंट इंजन या गाड़ियाँ मौजूद हैं फ्लेक्स फ्यूल के लिए इस ग्रेड के, इसका भी अभी जवाब ये है कि अभी कोई गाड़ी भारत में ऐसी नहीं है जो E85 कंप्लाइंट हो। कंपनियां इनके प्रोटोटाइप या इसके डेवलपमेंट का काम कंपनियां कर रही हैं, वो कब आएगी देखा जाएगा। और तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि जब कंपनियां नई टेक्नोलॉजी इंजन में लेके आएंगी तो कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ेंगी इन गाड़ियों की। ऑलरेडी अभी कीमतें एक बार बढ़ाना शुरू कर दिया है कंपनियों ने, फिर कैफ़े नॉर्म्स आपके 2027 सेफ्टी के नॉर्म्स
इन सबको मिला लें तो कंपनियां गाड़ियों के, और माना ये जा रहा है कि E85 कंप्लाइंट जब इंजन आप लेकर आएंगे उसका पूरा मैकेनिज्म, तो तकरीबन 50,000 रुपये एक गाड़ी का प्राइस मिनिमम बढ़ेगा। इसके साथ कैफ़े नॉर्म्स और बाकी चीज़ों को अगर आप जोड़ लेंगे तो क्या आम व्यक्ति इन गाड़ियों को खरीद पाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ से पैदा जी होगा। सर, एक तरफ ये भी दिया जा रहा है कि देश में जो है सरप्लस में है इथेनॉल, तो क्यों ना जो है इस सरप्लस को जो है मतलब जो विपदा में अवसर जो माना जाता है सर, उस समय इसको यूज़ कर लिया जाए। तो सर ये तर्क देना सही है कि मान लीजिए सरप्लस में है तो चलिए हम उसको मिलाकर ज़्यादा जो है नहीं, बिल्कुल मिला लिया जाना चाहिए, उसमें कोई है। खराबी नहीं, क्योंकि उससे एमिशन को भी बताते हैं कि कम होता है, अच्छी बात है। लेकिन इसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को कैसे होगा, इसका भी सरकार को ही फिक्र इसकी करनी होगी। कीमत जब बढ़ेगी तो क्या उसको किस तरह से सेट ऑफ किया जा सकता है। जब आप एक गाड़ी खरीदेंगे E85, तो जो दाम बढ़कर आएगा उस गाड़ी का मौजूदा गाड़ी के मुकाबले, उसको किस तरह से देखा जाएगा कि कंज्यूमर की जेब पर बोझ ना पड़े। दूसरा, जब आप 85% एथेनॉल मिला रहे हैं तो क्या पेट्रोल के दाम भी सरकार कम करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। सर एक दो लास्ट सवाल जो है, जो ऑटो कंपनियों की चिंता है उस पर भी समझ लेते हैं। एक तो कह रहे हैं ये लोग कि अवेलेबिलिटी कैसे होगी, तमाम पेट्रोल पंप्स पर जो है E85 पेट्रोल की अवेलेबिलिटी कैसे होगी, ये कैसे सुनिश्चित की जाएगी। और दूसरी बात है कि इंफ्रा से रिलेटेड जितने जो है सिस्टम्स, वो कैसे रोबोस्ट तरीके से जो है बनते हुए नजर आएंगे। ये दो बड़े सवाल है सियाम के और ऑटो कंपनियों की। नहीं, देखिए, सीधे तौर पर बात यही है कि E85 जब सरकार देगी तो अलग से कोई विकल्प देगी नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सरकार अलग से विकल्प देगी कि साहब ये है E85 वाला, ये आप तेल डलाना चाहें या आप E20 डलाना और चाहें। आसान भाषा में समझे सर, तो अभी जैसे कहते हैं कि सादा पेट्रोल और एक है प्रीमियम पेट्रोल, इस तरह का ऑप्शन नहीं देगी सरकार। ऐसा ऑप्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप हैं, वहाँ बदलाव करने होंगे, वहाँ आपको अलग उसका स्टोरेज कैपेसिटी होगी, अलग टैंक होगा, उसके जरिए आप फिर E85 का, तो वो अलग पूरी मशीन्स और यूनिट्स लगेंगी। क्या डीलर तैयार होंगे इस चीज़ के लिए, क्या जो OMCs हैं वो इसका खाका तैयार करेंगे, मुझे लगता नहीं कि ऐसा करेगी सरकार। सीधा E85 का तेल है, ये आपको परचेज करना होगा अगर आप पेट्रोल व्हीकल चला रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर इसको लेके जो आपकी कंपनियां, ऑटो कंपनी, उनका कंसर्न जायज़ है इस चीज़ को लेके। वही तो मैं आपसे अगला प्रश्न भी पूछने चाह रहा था सर कि E20 को लेकर इतनी रार मची, 20% मिलाया तो कहने लगे कि जो पुराने पार्ट्स हैं वो खराब हो रहे हैं, कुछ है। तो जब 85% मिलावट होगी तो जो पुरानी गाड़ियों का जो तबका है, जिनको जो तमाम लोग उनके सामने जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किल आ जाएगी कि गाड़ियां आप सड़क पर किस तरह से चलाएंगे, इसमें जो समस्याएं पैदा होंगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कार कंपनियां तो जिम्मेदारी लेंगी नहीं। अगर आपकी गाड़ी में खराबी आती है, मान लीजिए किसी की गाड़ी 3 साल पुरानी है और 15 साल की वैलिडिटी है उस कार को चलाने की, और आप अगर उसमें 1 साल बाद से भी मान लीजिए शुरू कर देते हैं E85 और वो डालने लगते हैं, गाड़ी का इंजन ख़राब होता है, माइलेज कम मिलता है, इस सब की जिम्मेदारी कार कंपनी नहीं लेगी। क्या इंजन ख़राब होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेगी। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी साहब आपकी गाड़ी नॉर्मल पेट्रोल पे चलाने के लिए थी, पिछली बार बहुत रार हुआ था इस बात को लेकर रार हुई थी। अब E85 तुम डला रहे हो तेल, तो उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी तो लेगी नहीं। तो अल्टीमेटली क्या आम आदमी की जेब पर इसका बोझ पड़ने वाला है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि ना बीमा कंपनी जिम्मेवारी लेगी, ना जो है ऑटो कंपनियां जो बना रही वो जिम्मेवारी लेगी। जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपको उठाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास गाड़ी है। तो ये है दिक्कत सर। नहीं, बिल्कुल। सरकार दरअसल देखिए, अब इसमें समस्या इस बात की आती, सरकार जब पॉलिसी बना रही है और जो एक बड़ी बैठक है उसमें इस बात का जिक्र और चिंता जरूर होनी चाहिए कि कंज्यूमर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप जो लाखों करोड़ों लोग जो गाड़ी खरीदने वाले हैं, जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियों पर क्या असर होगा, लोगों की जेब पर क्या असर होगा, इसका सरकार को प्लान पहले बनाना चाहिए, उसके बाद नया नियम रोल आउट करना चाहिए। चलिए प्रवीण सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।